हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम नेहा है। मैं 24 साल की हूँ और लखनऊ के एक छोटे से आर्किटेक्चर फर्म में जूनियर डिज़ाइनर के तौर पर काम करती हूँ। हमारे घर में मम्मी पापा, छोटी बहन रिया और मैं रहते हैं। पापा एक पुरानी सी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। अब घर के पास वाली छोटी दुकान पर बैठते हैं। मम्मी घर संभालती हैं और रिया अभी कॉलेज में पढ़ रही है। हमारा परिवार बहुत सादा है लेकिन प्यार से भरा हुआ। मैं रोज़ सुबह बस से फर्म जाती हूँ, शाम को थककर घर लौटती हूँ। जिंदगी में कुछ खास नहीं चल रहा था, बस काम और घर के बीच का रूटीन। फिर एक दिन ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया। हमें एक लोकल कम्युनिटी सेंटर का डिज़ाइन बनाना था जहां गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई और खेल की जगह बनानी थी। उसी प्रोजेक्ट पर राहिल ज्वाइन हुआ। राहिल 26 साल का था, हमारे ही फर्म में सीनियर इंजीनियर। वह मुंबई से आया था लेकिन परिवार लखनऊ का ही था। पहली मुलाकात में ही उसकी बातों में एक अलग सी सादगी थी। वह प्रोजेक्ट के बारे में इतनी गहराई से बात करता था जैसे वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सच में उन बच्चों की मदद करना चाहता हो। मैंने उसे देखा और सोचा, कितने लोग आजकल ऐसे होते हैं जो काम को मिशन समझते हैं। धीरे धीरे हम दोनों का साथ बढ़ने लगा। ऑफिस में लेट नाइट्स होती जहां हम डिज़ाइन पर चर्चा करते। एक शाम बारिश हो रही थी, मैं बस मिस कर गई थी। राहिल ने कहा, नेहा मैं ड्रॉप कर दूंगा घर तक। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया। कार में जाते हुए हमने बातें की। उसने बताया कि उसके पापा भी सरकारी स्कूल में टीचर थे, इसलिए उसे समाज के लिए कुछ करने का जुनून लगा। मैंने अपनी बात शेयर की कि मैं कैसे पापा की बीमारी के बाद परिवार को संभालने के लिए जल्दी जॉब ज्वाइन कराई। उसने सिर्फ सुना, कोई सलाह नहीं दी, बस कहा, तुम बहुत मजबूत हो नेहा। उसकी ये एक लाइन मेरे दिल को छू गई। घर पहुंचकर मैं सोचती रही, इतने सालों में किसी ने मुझे इतनी इज्जत से नहीं सुना था। अगले कुछ हफ्तों में हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा, लेकिन सब कुछ बहुत साफ सुथरा था। हम प्रोजेक्ट के लिए लोकल क्लिनिक में वॉलंटियरिंग करते, जहां राहिल बच्चों को मैथ्स पढ़ाता और मैं उनके लिए छोटे छोटे डिज़ाइन बनाती। एक दिन एक गरीब बच्चे की माँ आई। उसका बेटा बीमार था। राहिल ने अपनी जेब से दवाई का पैसा निकाला। मैंने देखा तो उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। मैंने कहा, राहिल तुम सच में अच्छे इंसान हो। वह मुस्कुराया और बोला, नेहा तुम भी तो रोज़ अपनी बहन के लिए टिफ़िन बनाकर लाती हो, तुम्हारा दिल भी बड़ा है। उस दिन से मेरे मन में एक हल्की सी खुशी रहने लगी। मैं ऑफिस जाते समय उसके आने का इंतज़ार करने लगी। जब वह नहीं आता तो दिल उदास हो जाता, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं, बस सम्मान और प्यार की वो भावना मन में पाल ली। कभी कभी वह मुझे घर छोड़ने आता। रास्ते में छोटी छोटी बातें, जैसे मौसम की, परिवार की, सपनों की। मैं सोचती, काश जिंदगी इतनी आसान होती। लेकिन असल जिंदगी में सब कुछ इतना सरल नहीं होता। एक दिन ऑफिस की एक सहेली, जिसका नाम प्रिया था, हमेशा राहिल की तरफ देखती रहती थी। वह मुझे जलन से देखती। शायद उसे लगता था कि राहिल उसका है। एक शाम प्रिया ने मुझे कॉफ़ी शॉप में बुलाया और कहा, नेहा तुम राहिल से दूर रहो, वह अच्छा नहीं है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन 2 दिन बाद सब बदल गया। मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, स्क्रीनशॉट्स। उनमें राहिल और मेरे चैट्स थे, लेकिन एडिट किए हुए। असली चैट में हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन फेक में लिखा था, कल रात मिलते हैं, कोई नहीं देखेगा। और कुछ फ़ोटोज़ जो क्लिनिक की थीं, लेकिन एंगल बदला हुआ, जैसे हम अकेले हों। साथ में एक एडिटेड ऑडियो जहां राहिल की आवाज़ लग रही थी कि नेहा तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने तुरंत राहिल को कॉल किया। उसने कहा, ये झूठ है नेहा, किसी ने बनाया है। लेकिन तब तक अफवाह फैल चुकी थी। प्रिया ने वो स्क्रीनशॉट्स हमारे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए थे, अनोनिमस अकाउंट से। मोहल्ले वाले चाचा चाची फ़ोन करने लगे। पापा को किसी रिश्तेदार ने बताया, भाई साहब आपकी बेटी का नाम खराब हो रहा है, ऑफिस में किसी लड़के के साथ घूम रही है। पापा का चेहरा पीला पड़ गया। शाम को घर आकर उन्होंने मुझे बुलाया। नेहा ये क्या है बेटी, हमने तुम्हें इतनी आज़ादी दी और तुम।
उनकी आवाज़ में दर्द था। मम्मी रोने लगीं। बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है, रिया का भी तो भविष्य है। मैंने सब समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। रिया ने भी मुझे अलग अलग देखा। दीदी, सच तो बताओ ना। मैं रात भर सो नहीं पाई। दिल में राहिल के लिए वो भावना थी, लेकिन अब परिवार की इज्जत, समाज की नज़र, सब कुछ दांव पर था। अगले दिन पापा का बीपी बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस है, दवा लो। लेकिन दुकान पर घाटा हो रहा था, मेडिकल बिल्स बढ़ रहे थे। रिश्तेदारों ने फ़ोन कर कहा, अब जल्दी से रिश्ता तय कर लो, कोई अच्छा लड़का गांव से है। मैंने राहिल से कहा, अभी दूर रहते हैं। वह उदास हो गया, लेकिन समझ गया। नेहा, मैं तुम्हारी फैमिली को समझता हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन झूठ का सामना ज़रूर करूँगा। मैंने ऑफिस में प्रिया से पूछा, लेकिन वह मुंह फेर गई। मेरे मन में शक हो गया, क्या राहिल सच में निर्दोष है या मैंने गलती कर दी? रात को मैं अकेली बैठकर रोई। वो सारी शामें याद आईं जब वह मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम करता, उसकी हंसी, उसकी मदद। लेकिन अब रियलिटी ने सब कुछ घेर लिया था। 2 हफ्ते बाद स्थिति और ख़राब हो गई। पापा की दुकान पर लोन का प्रेशर बढ़ गया। मेडिकल इमरजेंसी में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई। मैंने जॉब छोड़ने का सोचा, लेकिन राहिल ने चुपचाप मदद की। उसने अपने कनेक्शन से एक अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम कराया और बिल का कुछ हिस्सा बिना बताए क्लियर कर दिया। मैंने जब पता किया तो वह बोला, नेहा, ये दोस्ती की मदद है, कुछ और नहीं। उसी समय प्रिया का सच सामने आया। राहिल ने ऑफिस के आईटी डिपार्टमेंट से ट्रेस करवाया। प्रिया ने फेक अकाउंट से सब किया था, उसकी जलन के कारण। प्रिया को बुलाकर जब बॉस ने पूछा तो वह रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैंने राहिल को पाना चाहा था, तुम्हें देखकर जलन हुई। मैंने सोचा नहीं था कि इतना नुकसान होगा। उसकी आंखों में पछतावा साफ था। वह ऑफिस छोड़ने को तैयार हो गई, लेकिन हमने उसे मौका दिया। घर पर जब मैंने सब बताया, पापा ने सिर झुका लिया। बेटी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया, अफवाहों ने हमें अंधा कर दिया, माफ़ कर दो। मम्मी ने मुझे गले लगाया। हमने सोचा नहीं कि हमारी बेटी इतनी समझदार है। रिया ने भी माफ़ी मांगी। दीदी, मैंने गलत समझा। राहिल को घर बुलाया गया। पापा ने उससे बात की। बेटा, तुमने बिना बताए मदद की, ये सच्चाई है। राहिल ने कहा, अंकल, नेहा के साथ मैंने कभी गलत इरादा नहीं रखा। हम दोनों ने सिर्फ काम किया और एक दूसरे का सम्मान किया। परिवार ने फैसला किया कि अभी शादी नहीं, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। दोनों को करियर पर फोकस करना है। प्रिया ने बाद में मुझे फ़ोन किया, नेहा, तुम्हारे परिवार को तकलीफ़ पहुंचाई, मुझे बहुत पछतावा है। मैं बदल गई हूँ, अब कभी किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी। उसकी आवाज़ में सच्चा अफसोस था। मैंने कहा, प्रिया, गलती सबसे होती है, बस सुधार लो। आज हम सब खुश हैं। राहिल और मैं अब भी साथ काम करते हैं, लेकिन अब परिवार की मंजूरी के साथ। पापा की दुकान चल रही है, रिया अच्छे से पढ़ रही है। मैंने सीखा कि प्यार सुंदर है, लेकिन इज्जत और परिवार से ऊपर कुछ नहीं। अफवाहों पर बिना सोचे भरोसा मत करो, खुलकर बात करो, सच्चाई निकल आएगी। राहिल ने मुझे सिखाया कि सच्चा साथी वो होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो, और प्रिया की गलती ने मुझे याद दिलाया कि जलन कितना नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में विश्वास रखो, लेकिन रियलिटी को कभी नज़रअंदाज मत करो। परिवार की इज्जत सबसे बड़ी होती है, लेकिन सच्चाई के बिना कुछ भी नहीं टिकता। गलती करने वाले पछताते हैं और बदल जाते हैं, बस मौका दो। ज़िंदगी में प्यार और जिम्मेदारी को संतुलित रखो तो खुशहाली खुद चल कर आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। तलीमी इदारों में बुलिंग एक ऐसा मसला है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसका असर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पर बहुत गहरा होता है। स्कूल, कॉलेज और दूसरे तलीमी इदारे सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होते, बल्कि यहीं से बच्चों की शख्सियत बनती है, उनका एतमाद बढ़ता है और वो मुआशरे में जीने का सलीका सीखते हैं। जब इसी माहौल में बुलिंग जैसी मनफी चीज़ जगह बना लेती है तो स्टूडेंट का ज़हनी, जज्बाती, समाजी और तलीमी नुकसान शुरू हो जाता है। बुलिंग को सिर्फ मजाक, शरारत या बातों की छोटी मोटी लारे समझना गलत है, क्योंकि ये एक संजीदा रवैया है जो एक स्टूडेंट की पूरी ज़िंदगी पर असर डाल सकता है। बुलिंग का मतलब है किसी स्टूडेंट को जानबूझकर बार बार परेशान करना,
जालील करना, धमकना या उसे कमज़ोर महसूस करवाना, ये कई शक्लें इख्तियार कर सकती है। मिसाल के तौर पर किसी का मजाक उड़ाना, उसकी शक्ल, रंग, ज़ाबन, लिबास या ख़ानदानी पस मंज़र पर तंज करना वर्बल बुलिंग में आता है। किसी को धक्का देना, मरना या उसका सामान छीन लेना फिज़िकल बुलिंग होती है। इसी तरह किसी स्टूडेंट को ग्रुप से अलग कर देना, उसके बारे में अफवाह फैलाना या सोशल मीडिया पर उसकी तौहीन करना इमोशनल और साइबर बुलिंग की मिसालें हैं। आज के डिजिटल दौर में साइबर बुलिंग का खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि एक स्टूडेंट को सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं बल्कि मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए हर वक्त निशाना बनाया जा सकता है। बुलिंग का सबसे पहला और बड़ा असर स्टूडेंट की जहनी सेहत पर पड़ता है। जो बच्चे या स्टूडेंट्स बुलिंग का शिकार होते हैं, उनमें खौफ, घबराहट, उदासी और तन्हाई बढ़ने लगती है। वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते, हर वक्त टेंशन में रहते हैं और उनका दिल किसी काम में नहीं लगता। कई मर्तबा ऐसे स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद उनमें ही कोई कमी है या वो दूसरों से कमतर हैं। यह एहसास उनकी सेल्फ इस्टीम को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक स्टूडेंट जो पहले पुरैतिमड़ होता है, बुलिंग के बाद खामोश, डरा हुआ और अपने आप में सिमटा हुआ नज़र आता है। इसका दूसरा बड़ा असर तालीमी परफॉर्मेंस पर होता है। जब स्टूडेंट का दिमाग हमेशा खौफ और परेशानी में घिरा रहे, तो वो पढ़ाई पर तवज्जो कैसे दे सकता है। बुलिंग का शिकार स्टूडेंट क्लासरूम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, होमवर्क मुकम्मल नहीं कर पाता और एग्ज़ाम्स में भी उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। कुछ स्टूडेंट्स स्कूल से छुट्टियां करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको बुली करने वालों का सामना ना करना पड़े। अगर मसला ज़्यादा बढ़ जाए तो कुछ स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ने तक का सोचने लगते हैं। यानी बुलिंग सिर्फ जाज़्बती नुकसान ही नहीं करती, बल्कि स्टूडेंट के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल देती है। बुलिंग का समाजी असर भी बहुत गहरा होता है। तलीमी इदारे वो जगह होते हैं जहां बच्चे दोस्ती, इत्तेहाद और बाहमी एहतराम सीखते हैं। लेकिन जब किसी स्टूडेंट के साथ बुलिंग होती है तो वो लोगों पर भरोसा करना छोड़ देता है। उसे लगता है कि कोई उसका दोस्त नहीं, कोई उसकी बात नहीं समझेगा और अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो शायद लोग उसका और मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से वो सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रहने लगता है। धीरे धीरे उसका अपने टीचर्स और क्लासमेट्स से रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। जो बच्चे या स्टूडेंट्स बचपन या जवानी में इस किस्म के तजुर्बे से गुजारते हैं, उनको बाद में भी रिलेशनशिप बनाने और लोगों से खुलकर बात करने में मुश्किल होती है। बुलिंग का असर सिर्फ विक्टिम पर ही नहीं होता, बल्कि पूरे तलीमी माहौल पर पड़ता है। जिस स्कूल या कॉलेज में बुलिंग आम हो, वहाँ खौफ और बेइतिमादी का माहौल पैदा हो जाता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे से डरने लगते हैं। टीचर्स की अथॉरिटी कमज़ोर होती नज़र आती है अगर वो इस मसले को संजीदगी से हैंडल ना करें। ऐसे माहौल में सेहतमंद लर्निंग कल्चर पैदा नहीं हो सकता। तालीम का असल मकसद इल्म के साथ अच्छी इंसानी कीमतों को फ़रोग देना होता है, लेकिन बुलिंग उन कीमतों को कमज़ोर कर देती है। यह भी समझना ज़रूरी है कि बुलिंग करने वाले स्टूडेंट्स खुद भी अक्सर किसी अंदरूनी मसले का शिकार होते हैं। हो सकता है उनको घर में तशद्दुद, लापरवाही या सख्त रवैये का सामना हो। कुछ स्टूडेंट्स दूसरों पर अपनी कुव्वत दिखाने के लिए बुलिंग करते हैं, कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए और कुछ सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है इससे उनकी शोहरत बढ़ेगी। इसलिए बुलिंग को रोकने के लिए सिर्फ विक्टिम को सपोर्ट करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि बुली करने वाले स्टूडेंट की तरबियत और काउंसलिंग भी ज़रूरी है। इस मसले का हल तलीमी इदारों, वालिदैन, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब के मुश्तरका किरदार से मुमकिन है। सबसे पहले स्कूल और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को वाज़े एंटी बुलिंग पॉलिसी बनानी चाहिए। हर स्टूडेंट को शुरू से बताया जाए कि बुलिंग क्या होती है और इसके नताइज कितने नुकसानदेह होते हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो बुलिंग की निशानियां पहचान सकें। अक्सर बुलीड स्टूडेंट खुद बोल नहीं पाता, इसलिए टीचर्स का होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट अचानक खामोश हो जाए, मार्क्स गिर जाएं या स्कूल से घबराने लगे तो इसको संजीदगी से देखना चाहिए। वालिदैन का किरदार भी बुनियादी अहमियत रखता है। उन्हें अपने बच्चों के रवैये, मूड और रोज़मर्रा आदतों पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर बच्चा स्कूल जाने से कतराए, उदास रहे या अक्सर परेशान नज़र आए तो उससे प्यार और सब्र के साथ बात करनी चाहिए। बच्चों को यह यकीन दिलाना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो बिना डर के अपने वालिदैन या टीचर्स को बता सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स को भी एक दूसरे के लिए हमदर्दी
और एहतराम का सबक दिया जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स बुलिंग देखते हैं उनको खामोश तमाशाई बनने के बजाय सपोर्ट और रिपोर्टिंग का हिस्सा बनना चाहिए। आखिर में ये कहा जा सकता है कि तालीमी इदारों में बुलिंग एक खामोश जहर की तरह है जो धीरे धीरे स्टूडेंट्स की जहनी सेहत, तालीमी सलाहियत और शख्सियत को मुतासिर करता है। इस मसले को मामूली समझने के बजाय इस पर फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए। हर स्टूडेंट को महफूज, इज़्ज़तदार और हौसला अफजा माहौल मिलना उसका बुनियादी हक है। जब तक स्कूल और कॉलेज ऐसा माहौल पैदा नहीं करते जहां हर बच्चा अपने आप को महफूज महसूस करे, तब तक तालीम का मकसद मुकम्मल नहीं हो सकता। बुलिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना सिर्फ़ एक इदारी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का फ़र्ज़ है। सिर्फ़ इसी सूरत में हम ऐसी नस्ल तैयार कर सकते हैं जो इल्म के साथ इंसानियत, बर्दाश्त और एहतराम की कीमत भी समझे।